eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम जो करने वाले हैं वो हम इंडियन इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो कि है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? देखो, रूरल एरियाज कौन से होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो, सिर्फ फैसिलिटीज़ का फ़र्क होता है, अदरवाइज एरिया तो है ही है, लैंड तो है, ये घर सबके पास है, सिर्फ फैसिलिटीज़, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती है इन रिलेशन टू या इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो भी प्लान बनाती है उसको हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या चैलेंजेस हैं, दो तरह के हम चैलेंजेस पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर हो जाएगा, राइट। सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है? इट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस, एक एमर्जिंग चैलेंजेस। ये ध्यान में रखना, यही हमने पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। लिंगरिंग क्या है? जो किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और एमर्जिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा, है ना। सो लिंगरिंग चैलेंजेस में क्या आएगा? सबसे पहले तो पैसा चाहिए किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट करने के लिए, और रूरल मार्केटिंग, क्योंकि रूरल एरिया किस पे डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर पे। और एमर्जिंग में क्या है कि एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास बाकी ऑप्शंस भी होने चाहिए, सो डैट वो डाइवर्सिफिकेशन कर पाए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग। दो एमर्जिंग चैलेंजेस हैं, दो लिंगरिंग चैलेंजेस हैं, यही हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। समझ आया मीनिंग क्या है? सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है? एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। दो चैलेंजेस आएंगे, लिंगरिंग चैलेंजेस और हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस। तो लिंगरिंग चैलेंजेस को स्टार्ट करते हैं। कहता है रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट। सबसे पहला क्या है? द चैलेंज ऑफ क्रेडिट, रूरल क्रेडिट सबसे पहले। तो ये बताओ, कहता है रूरल या एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम क्रेडिट फॉर फार्मिंग भी कहते हैं, कि क्रेडिट जो है लाइफलाइन है फार्मिंग की रूरल एरियाज में। दो रीजन है इसके, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर फार्मिंग फैमिलीज इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स हैं, जो सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए ही काम मतलब करते हैं, अपने अपना उगाया खाया, डेट्स इट, ठीक है। और सरप्लस वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जो गेस्टेशन लैग है बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, हमें पता है ना कि बीज बोएंगे, उसके बाद जब फसल आएगी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, उसको कहते हैं गेस्टेशन लैग, राइट। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए ना, है ना। तो तीन तरह की क्रेडिट नीड्स होती हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट मतलब रूरल एरिया के लोगों की। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो बेसिकली आई थिंक 6 महीने वाला होगा, 6 से 12 महीने, सॉरी, ठीक है, लाइक सीड्स के लिए हो गया। फिर आता है मीडियम टर्म क्रेडिट, जो 1 साल से लेके 5 साल के लिए होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मशीनरी लेने के लिए। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो 5 से 20 साल के बीच, लाइक लैंड लेने के लिए, राइट। जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव में भी जो है डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब जो फार्मिंग में यूज़ हो रहा है, अनप्रोडक्टिव का मतलब जो उनके सोशल चीज़ों के लिए, लाइक बेटे की शादी कर दी, राइट, तो इन चीज़ों के लिए ये जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब रूरल क्रेडिट हमने ये तो पढ़ लिया, रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट फॉर फार्मिंग। तीन तरह की नीड्स हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब ये सोचो सोर्सेज क्या है रूरल क्रेडिट के, क्या सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के, राइट। कहाँ कहाँ से रूरल क्रेडिट आएगा? तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में आएगा हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, लाइक बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आएगा? नॉन इंस्टीट्यूशनल में आएंगे जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, राइट, लाइक लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर, जो एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आ गए? लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ट्रेडिशनली ज़्यादातर क्रेडिट नीड इन्हीं के थ्रू पूरी की जाती थी, अपना बैंकिंग सिस्टम में इतना है नहीं था। 93% टोटल बोरिंग का फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यहीं से हो रहा था, लेकिन 1981 में आते आते इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है आगे आ गए, लाइक बैंकिंग वगैरह सिस्टम अच्छा हो गया, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है? जिसमें हमारी रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे इंस्टीट्यूशनल में, लाइक गवर्नमेंट हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। पहले अगर 93% ही है तो ये सिर्फ 7% ही था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, लेकिन धीरे धीरे 66% तक आ गया, है ना। कहता टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 15% है, और कमर्शियल बैंक जो है 75% है, मतलब ज़्यादा किसमें है? कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक, जो आरआरबी, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती हैं? जो आपस में मिलकर एक दूसरे को पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के जिसको पैसे, लाइक कमेटियाँ नहीं डालते, उस टाइप से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है एडिक्वेट क्रेडिट देती है फार्मर्स को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये सोसाइटी गाइडेंस भी देती है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए कि कैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हो। करंटली 16-17% जो है रूरल क्रेडिट का यहीं से हो रहा है, ठीक है। इसमें वो टाइमली और रैपिड फ्लो करती हैं सॉरी, क्रेडिट का फार्मर्स को मनी लैंडर्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्रेडिट फैसिलिटी सारे रीजन ऑफ द कंट्री में फैला हुआ है, और जो एडिक्वेट क्रेडिट है वही वो देते हैं, ना ज़्यादा ना कम, और सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। उनकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करती। फिर आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर कमर्शियल
कमर्शियल बैंक्स आ गए, ये तो 1955 में हमारा SBI जो है सेटअप हुआ था। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अब जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अकेला नहीं संभाल पा रही रूरल क्रेडिट को, तो एक इंपॉर्टेंट रोल बैंक्स को दिया गया। उसके बाद नेशनलाइजेशन, पहली नेशनलाइजेशन 1969 में थी। देखो नेशनलाइजेशन क्या होता है, LPG में मैंने आपको करवाया था। जब हम किसी चीज़ को, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में चेंज करे तो वो प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में चेंज करे वो नेशनलाइजेशन। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक्स में मर्ज कर दिया गया था। ये अभी भी पीछे से PNB में आपने सुना होगा, राइट। तो वो चीज़ें भी हुई किसके लिए, रूरल क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, राइट। उसके बाद बहुत सारे RRBs मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, स्पेशल इनके नाम से क्लियर और रूरल एरियाज के लिए बनाए गए, और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए जो उनकी क्रेडिट नीड्स को पूरा करेंगे रूरल एरिया के लोगों की। और फिर नाबार्ड क्या, अपेक्स इंस्टीट्यूट है। जैसे हम RBI पढ़ते हैं ना, RBI कमर्शियल बैंक का अपेक्स इंस्टीट्यूट है, जबकि नाबार्ड जो है स्पेशली रूरल क्रेडिट से रिलेटेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड अपेक्स बैंक है, जो सारी रूल्स रेगुलेशन बनाता है और सारा कुछ इसी के हाथ में, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म और ये कब सेटअप हुआ था ये जरूर याद कर जाना, ठीक है। उसके बाद अब रूरल बैंकिंग की क्रिटिकल इवोल्यूशन क्या है, मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो फ़ायदा तो है, रूरल बैंकिंग ने जो है ओवर टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। एक्सपेंशन जो है वो सीधी सी बात की, जो हमारे लगा लो ये थे मनी लैंडर्स, विलेज ट्रेडर्स वगैरह थे, ये एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फार्मर। उसको पता है लोन की जरूरत है, वो ज़्यादा रेट पर भी देगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि वो ऐड होता जाता था, लोन वो चुका नहीं पा रहे हैं, वो ऐड होकर कई जनरेशन तक वो लोन ही नहीं पूरा हो रहा है, राइट। वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसके लिए सुसाइड भी कर रहे थे। तो रूरल बैंकिंग इसीलिए आया, बैंकिंग सिस्टम लगा लो या इंस्टीट्यूशनल सिस्टम इसलिए आया बेटा कि आपका जो ये एक्सप्लॉइटेशन है ये खत्म हो जाए, आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सही लोन दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ें आई हैं, तो ये फ़ायदे थे। लेकिन नुकसान अगर मैं बात करूँ तो इसका डीमेरिट्स क्या हो गए, डीमेरिट्स ये हो गए कि जो लोग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ को पूरा कर पा रहे हैं, वो डरते थे बैंक्स में जाने से, तो ये चीज़ें आ रही थी। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म था, ये चीज़ें आ रही थी, ठीक है। पहला समझ आया, पहला किससे रिलेटेड है, रूरल क्रेडिट से रिलेटेड। दूसरा चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कहता है आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर्स, अब मार्केटिंग होता क्या है, जिनके बच्चों के पास तो देखो बिजनेस है उनको तो पता है मार्केटिंग में सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट की सेल होने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज देने तक। ऐसी अगर मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करूँ तो जो हमने क्रॉप या फिर जो फसल बोई है ना, उस जो आउटपुट आया उस आउटपुट को गैदर करना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसको ग्रेड देना, पैकेज करना, उसको स्टोर करना, उसको सेल करना सही प्राइस पे, तो ये सारी एक्टिविटीज किस में आती हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। ये बात समझ आई। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सारा कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में था, आड़ती, मनी लैंडर्स, जिनसे हमने लोन ले रखा है उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने, और वो कम रेट पे कर रहे हैं कि उनको लोन की किस्त भी देनी है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। ये रहा डिस्ट्रेस सेल, सिचुएशन जब फार्मर्स को कंपेल किया जाता था कि अपने प्रोड्यूस को इमीडिएटली बेच दे हार्वेस्ट के बाद, चाहे वो लो मार्केट प्राइस है। क्यों, क्योंकि जो फार्मर है उनको अपने डेट्स जो है लोन चुकाना है, उसकी किस्त भरनी है सीधी सी बात, और उसके बाद उनके पास वेयर हाउस जैसी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं, उनको पता चीज़ खराब हो जाएगी मेरे पास पड़ी रही तो जितना पैसा आ रहा है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसीलिए मनी लैंडर के हाथ में था, इसीलिए तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना। सो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए इसके लिए, मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए, हमें पता है ना, हमने फ्लोर प्राइसिंग वगैरह पढ़ाई है ना। सो रेगुलेटेड मार्केट को इस्टेब्लिश किया गया फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। वो मार्केट कमेटीज़ बनाएगी जो ये ध्यान में रखेंगी कि सही सिस्टम काम हो रहा है, किसी की एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही। वही सेम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, जो मार्केटिंग करेंगे, अगर इकट्ठे होकर मार्केटिंग करने जाएंगे तो उनको बेटर प्राइस मिलेगा कलेक्टिव सेल से, तो वो चीज़ आ गई। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दी गई ताकि वो डिस्ट्रेस सेल ना करे, वो अपनी चीज़ को स्टोर कर सके अच्छे से, राइट। स्टोरेज फैसिलिटी दी गई। उसके बाद सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, कि वो जहाँ अच्छा रेट मिलता है वहाँ बेचो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज को ऑफर किया गया कि वो फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड जो है फैसिलिटी देंगे, मतलब कम रेट पे जो है सामान जाने देंगे। इंफॉर्मेशन दी गई उनको, ठीक है। MSP मिनिमम स्पॉट प्राइस जैसी पॉलिसीज जो आजकल चली रहा रोल है ना, वो हो गया। तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। इसके अलावा उसने मार्केटिंग के अलग से भी चैनल्स बनाए, लाइक अपना बाजार, अपनी मंडी, रायथी बाजार, ये अलग अलग नाम है अलग अलग जगह के लिए, है ना। तो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं फार्मर्स टू कंज्यूमर, तो वो सारे क्या है यहाँ पे स्टेप्स मतलब दिया गया कि हाँ मार्केटिंग अच्छे से हो जाए, ईजी हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, इसमें क्या कहता है, कहता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, मतलब अपने फार्म के प्रोडक्टिव रिसोर्स को न्यू एक्टिविटीज़ में लेके आना, और मार्केटिंग रिस्क का जो कॉर्पोरेट यूजिंग है उसको कम करना, ठीक है। क्योंकि सारे प्राइस के जो क्रॉप्स, ये रहा सारे क्रॉप्स के जो प्राइस है वो सेम टाइम पे नहीं गिरेंगे, एक प्राइस अगर कम भी हो जाएगा तो दूसरे से बुरी बात नहीं। मतलब एक लैंड पे लगा लो, जैसे ये है डाइवर्सिफिकेशन, उसने क्या किया, लैंड को डिवाइड किया हुआ है, यहाँ उसने कुछ और
जो है प्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो अगर एक का प्राइस गिरेगा भी तो बाकी 3 से उसको प्रॉफिट हो सकता है। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, ये ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी? इसमें जो ये वाला करवाया ये कि अपने एक क्रॉप के बजाय दूसरे क्रॉप को भी, मतलब देखो, शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, और प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब इसमें एग्रीकल्चर को छोड़ के और जगह जाना, लाइक फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया, फिशरीज हो गई, राइट, हॉर्टिकल्चर, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। समझ आया? ये थे आपके लिंगरिंग चैलेंजेस 2, उसमें हमने ये कर लिया। अच्छा, एक और मिल्क से रिलेटेड भी है ये, ऑपरेशन फ्लड, इसको हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, ये मिल्क से रिलेटेड, इसको थोड़ा पढ़ लेना। एक और था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हमने पढ़ ही लिया, ये एक वाइट रेवोल्यूशन हो गया। एक गोल्डन रेवोल्यूशन है जो हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल और हनी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये आपकी बुक्स में है ऐसे डब्बे, इनको जरूर पढ़ के जाना भाई, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यूज वगैरह। उसके बाद एमर्जिंग चैलेंजेस क्या है? एमर्जिंग में आएगा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। हमें पता है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो नहीं होना चाहिए। एक लैंड पे अगर लगा लो 5 बंदे काम कर रहे हैं तो भी उतना ही काम होगा, लेकिन उसी लैंड पे 7 बंदे काम करके वो काम कर रहे हैं, तो जो 2 बंदे हैं वो तो डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयड है ना, वो ना भी काम करे तो प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही हो रही है, ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर पॉपुलेशन का, और जीडीपी ग्रोथ उससे हो नहीं रही है, ये बात समझ रहे हो। तो इसके लिए हमें जो है एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए जिसमें लोग जा सकें, मतलब अपना काम कर सकें और ग्रोथ कर सकें। तो पहला ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री, ये आ गया ना, लाइव स्टॉक फार्मिंग इसको हम कहते हैं, तो ये चीज़ें, पशुपालन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ईजी है ये सारा, इसलिए मैं पूरा अच्छे से डिटेल से नहीं करवा रही, वैसे भी रिविजन वीडियो है तो ये कर लेना अच्छे से। फिशरीज, ये मछली वाला जो होता है, ये हमने देखा है कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा है, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, इनमें ज़्यादातर ये चलता है, ये ध्यान रखना। फिशिंग कम्युनिटीज़ इंडिया में डिपेंड करती है आइलैंड सोर्स और मैराइन सोर्सेज पर, रिवर लेक वगैरह आ जाएगा, इसमें वाटर बॉडीज आ जाता है, तो वो चीज़ें बेसिक सी, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इन्वायरमेंट क्रिएट करके, खासकर वैसे इसमें ज़्यादातर फेक इन्वायरमेंट को क्रिएट करके, ठीक है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उगाए जाते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है हॉर्टिकल्चर में। ये आ गया गोल्डन रेवोल्यूशन में, मैंने आपको बताया था। तो ये सब एग्रीकल्चर के अलावा हम इन सब में जा सकते हैं, चाहे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये जो आर्टिस्टिक वर्क हम करते हैं वो रूरल एरिया वाले लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, ये बात समझ आई। एंड लास्ट वन इज एमर्जिंग चैलेंज का सेकंड रह गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी तक हमने क्या किया? हमने किया रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट के 2 चैलेंजेस होते हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस और एमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग में रूरल क्रेडिट और मार्केटिंग, ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, और एमर्जिंग में हम एक अभी करके आए हैं, कौन सा? डाइवर्सिफिकेशन वाला, कि अल्टरनेटिव सोर्सेज है ना, और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग अब हम करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना, केमिकल्स का यूज़ ना करना, इट डिस्कार्ड्स द यूज़ ऑफ केमिकल इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ ना करना, पेस्टिसाइड्स को यूज़ ना करना। इसमें फार्मिंग जो मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ, राइट, मतलब जैसे पहले चलता था ट्रेडिशनल वे, लाइक वो जैसे सब्जियों के छिलक हो गए उसको यूज़ करके खाद बनाना, जो चाय पत्ती हमारी उबली हुई होती है वो बच जाती है उसको खाद बनाना, तो ये चीज़ों का यूज़ करना, ठीक है। वो जो हमारे काउ डंग्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ करना, मतलब इसने कहा है केमिकल का यूज़ नहीं करना, नेचुरल चीज़ों से ही काम करना। तो वो सब क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्यों? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा, इससे जो केमिकल चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, वही आ गया सेम कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी खराब नहीं होगी, ये बात समझ आई। उसके बाद हेल्दी और टेस्टियर फूड भी होगा अगर ऑर्गेनिक है, नेचुरल है ना। उसके बाद इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, स्मॉल एंड मार्जिनल, उसके लिए क्योंकि हाई विल्ड वैरायटी सीड्स या केमिकल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ये थे आपके फ़ायदे, सबको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, हेल्दी है, टेस्टियर, ये वो। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ नुकसान भी है। पिछली बार आई थिंक एक बार क्वेश्चन आ गया था नुकसान का, बच्चों को समझ नहीं आया। नुकसान क्या है? देखो, डिमांड हाई है, प्रोडक्ट का प्राइस हाई है। डिमांड हाई है, प्रोडक्शन कम होती है, तो प्राइस अपने आप क्या हो गया? हाई हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके अलावा इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ये चीज़ स्टोर नहीं करके रख सकते, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये बातें समझ आई। सो यील्ड कंपेयर करें बाकी से वो कम है, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, शेल्फ लाइफ कम है, जल्दी ख़राब हो जाती है, तो प्राइस ज़्यादा है, बहुत लोग इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इसके बेसिक से नुकसान हो जाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.